अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। नोएडा में आपसी विवाद के बाद युवक को कुचलने की कोशिश का जो मामला है वो सामने आया। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। 11:45 पर दिल्ली में यूपी सदन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली आएंगे, 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सभी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। यूपी सदन पहुंचने का जो टाइम है वो 11:45 पर बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप सोचिए कि 3 वरिष्ठ नेता हैं और ये जो बैठक है काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी वो कर सकते हैं और ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर जो हलचलें हैं वो काफी तेज है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की विस्तार की जो नई संभावनाएं हैं वो भी आगे देखने को मिल सकती। तो एक तरह से सुगबुगाहट है। तीनों आज पहुंच रहे हैं दिल्ली, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे दिल्ली पहुंचना है और उसको लेकर बता दें कि 11 बजे दिल्ली जब पहुंचेंगे तो वहां पर आज कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और बैठकें होंगी। लगभग जो 11:45 की टाइमिंग है वो दी गई है यूपी सदन पहुंचने की। दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आएंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और ये तीनों ही नेता 11:45 पर यूपी के त्रिवेणी सदन पहुंचेंगे। तो तैयारियां वहां पर भी तमाम कर ली गई हैं। ये तीनों आज पहुंचने जा रहे हैं, यूपी सदन पहुंचेंगे 11:45 पर। और ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी, आज कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का बताया जा रहा है कि जो प्लानिंग है और इसके अलावा संगठन को लेकर भी बातचीत हो सकती है। संगठन में माना जा रहा है कि आने वाले समय में बदलाव किए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को, नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में नए मंत्रिमंडल यानी कि उसको विस्तार करने की बात को लेकर भी आगे बात बढ़ सकती है। तो मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 बजे दिल्ली पहुंचना इन सभी को और 11:45 पर यूपी के त्रिवेणी सदन पहुंचेंगे ये तीनों नेता। एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहेंगे आज तीनों ही नेता मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। स्वाति पाठक इस खबर पर लाइव जुड़ चुकी है। स्वाति, आज तीनों नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली, इसका मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। क्या रणनीति बताई जा रही है इसके पीछे की और क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे और तकरीबन 11:45 का वक्त है जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे। और तस्वीरें आपको एक बार दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी की। यहीं पर मुख्यमंत्री हिंडन पहुंचने के बाद सीधे उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी आएंगे। और दोनों डिप्टी सीएम की बात करें हम, केशव प्रसाद मौर्य कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंचेंगे। और ये जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब राष्ट्रपति से मुलाकात तय हुआ था तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब ये जानकारी आ रही है कि इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और गोरखपुर में कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री आमंत्रित राष्ट्रपति को करेंगे। ये ऐसी जानकारी आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई नेताओं से दोनों डिप्टी सीएम की बात करें तो मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई समय तय नहीं हुआ है कि कब ये मुलाकात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे अब से थोड़ी देर बाद ही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो सुबह 11 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं और चर्चा चूंकि प्रदेश अध्यक्ष संगठन का लगातार जो है वो विस्तार हो रहा है, बदलाव की सुगबुगाहट जो है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चाएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलाव नहीं हुआ है, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये सवाल तमाम सवाल है
अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हैं। इससे पहले अभी आपने देखा था कि हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। तो लगातार जो मंथन का दौर है वो चल रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें आमंत्रित करेंगे कार्यक्रम को लेकर, ये जानकारी आ रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए इस बात की। बढ़ते आगे, नोएडा में एसी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो वाकई में डराने वाली। सेक्टर 36 में एक मकान के अंदर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी में यहां पर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद रूम में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मकान के अंदर रखा सारा सामान जल गया। मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसी में ब्लास्ट होने की जो खबर है वो सामने आई, जिसके बाद रूम में भीषण आग लगी और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आप देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, विकराल आग लगी है, भीषण आग जिसको कहा जा सकता है, एक मकान में लगी है। अब इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो लोग मौजूद थे इस मकान के अंदर, रहने वाले लोग, वो सुरक्षित हैं। अभी उनको कुछ नहीं हुआ इस घटना में। सेक्टर 36 की घटना है और ये घटनाएं सोचने पर भी मजबूर करती हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और एसी का लगभग हर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। हर घर में एसी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एसी की घटनाओं की अगर बात करें, ऐसी घटनाओं से भी लोग बच नहीं सकते हैं। ऐसी घटनाओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया, ये राहत भरी बात रही। दानिश इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, अच्छी बात ये रही कि कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये जो घटनाएं जिस तरीके से बढ़ती जा रही है एसी में ब्लास्ट होने की, इन घटनाओं को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। क्या हुआ था वहां? बिल्कुल, देखिए, एक मकान है 3 मंजिला और आजकल देखा जा रहा है कि मौसम चूंकि काफी ज्यादा खराब है, गर्मी भीषण पड़ रही है, लोग बहुत कम टेम्परेचर पे एसी को चला देते हैं और लगातार वो कंटिन्यू चलता रहता है। लिहाजा यहाँ पर भी यही देखने को मिला कि यहाँ पर भी बंद रूम में एसी चलाया जा रहा था और अचानक से उसमें ब्लास्ट होती है और वहां पर आग लग जाती है। हालांकि जो लोग थे वो सुरक्षित बाहर की तरफ भागे हैं, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो आग इतनी भीषण थी कि घर का जितना भी सामान था उसको आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दमकल के जो गाड़ियां हैं, दमकल के जो कर्मचारी हैं वहां पर पहुंचे हैं, किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। लेकिन जब ये आग लगी इतनी ज्यादा भीषण थी कि पूरा घर खाली करा के सब लोग बाहर की तरफ भागे हैं, तब जाके उनकी जान बची। लगातार जो एक्सपर्ट हैं उनका भी कहना है कि हाँ, एसी जो है 24 से 26 के बीच चलाया जाए, जिससे कम से कम टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में 18 का टेम्परेचर मिलना बहुत ही मुश्किल है, 16 और 18 का। लेकिन उसके बावजूद भी लोग चलाते हैं, कंप्रेसर लगातार चलता रहता है। इसी वजह से ऐसी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल, और ये घटनाएं लोगों को अलर्ट भी करती हैं कि आप अगर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सावधान रहिए और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए। बहुत धन्यवाद आपका। मेरठ से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी से पीड़ित युवती ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। आत्महत्या कर ली 1 महीने पहले ही युवकों ने इसके साथ छेड़खानी की थी। पुलिस ने केस लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस ने की। विवेचक शुभम यादव पर लापरवाही का आरोप लगा है। युवती की सुसाइड के बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी। पहले अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। लिसाड़ी गेट इलाके के शौकीन गार्डन का ये मामला है। पुलिस ने केस लिखा तो, लेकिन काफी देरी से लिखा और पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही से एक युवती की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। लड़की पुलिस के पास पहुंची थी शिकायत को लेकर और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि लगातार इसको टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से आत्महत्या जैसा कदम इस लड़की को उठाना पड़ा। लिसाड़ी गेट इलाके के शौकीन गार्डन का मामला बताया जा रहा है। युवती द्वारा पिछले महीने थाना लोहिया नगर में कुछ युवकों के खिलाफ एक छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए युवती का बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराया था तथा सभी युवकों के खिलाफ जो आरोपी थे उनके खिलाफ इसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के जानकार थे, ये पहले पूर्व से परिचित थे तथा एक ही समुदाय के थे। आज की घटना में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें 2 युवकों को अभी हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें शीघ्रता से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे नरेंद्र से। नरेंद्र, शुरुआत से ही हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई कर लेती, पहले ही उसकी एफआईआर लिख लेती, कार्रवाई करती, तो शायद लड़की की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली है, बड़ी देरी से लिखी है। क्या हुआ अब तक इस मामले में, कहां तक पहुंची है पुलिस की कार्रवाई? नरेंद्र देखिए, ये जो पीड़िता है ये लिसाड़ी गेट इलाके की रहने वाली थी और लोहिया नगर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। करीब 1 महीने पहले छेड़छाड़ का ये मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की ये दलील है कि इसमें जमानती धाराएं हैं, इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा प्रतिबंधित कदम नहीं उठाया गया जिससे जो विक्टिम है उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की है। जो विवेचना अधिकारी है उसके ऊपर ये लगातार आरोप था कि वो पैसा लेकर इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार और पीड़िता के ऊपर दबाव बना रहा है समझौते का, और वो फेवर कर रहा है लगातार आरोपियों के। ये कहा गया एसपी सिटी के द्वारा, अब जो आधिकारिक बयान आया है, इस मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। तो सवाल ये है उसके बाद फिर आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? ठीक है, आप पीड़िता को अपनी जान देनी। अगली खबर भी मेरठ से ही है, जहां पर ऐतिहासिक मेला नौचंदी के पटेल मंडप में कार्यक्रम के दौरान एक कलाकार ने मंच पर हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि मंच पर प्रेजेंटेशन के दौरान ट्रांसजेंडर कलाकार को आयोजकों ने बेइज्जत कर दिया था, अभद्र व्यवहार किया गया। ट्रांसजेंडर कलाकार देविका देवेश मंजुला मुखी का आरोप है कि उनको प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। भावना ग्रोवर और सुभारती फाइन आर्ट्स के पिंटू मिश्रा के द्वारा उनको लिंग सूचक शब्द कहे गए और अभद्र व्यवहार किया गया। मामला जब बढ़ता देख आयोजकों ने ट्रांसजेंडर कलाकार को फिर से मंच पर बुलाया और सम्मानित किया। मंच में मेरा प्रोग्राम रुकवाया, एक कलाकार होकर दूसरे कलाकार से जलन की भावना सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भावना ग्रोवर के द्वारा भरे नौचंदी मंच में मुझे उतारा गया। मुझे नौचंदी मंच में बीच प्रस्तुति में से उतारा गया सिर्फ इसलिए कि मेरी लैंगिकता ट्रांसजेंडर की है, और जिसका पूरा श्रेय जाता है भावना ग्रोवर को। और वो जो व्यक्ति है मैंने कितना अपमानित किया मुझे। माफी चाहती हूँ, नहीं पटेल मंडप में न जाने कौन से दिग्गज कलाकार। पहले एक ट्रांसजेंडर कलाकार का अपमान किया। ऐसे बीच मंच में आके कार्यक्रम रोकना आप लोगों को शोभायमान लगता है, तो मैं आपसे नौचंदी मेला करूंगी। कोशिश की अपनी प्रस्तुति देने की, तो यहाँ के जो आज के आयोजक है और जो सुभारती यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर भावना ग्रोवर, इन दोनों ने बीच में आके मेरा कार्यक्रम रोका और मुझे भरे कार्यक्रम में बीच प्रस्तुति में से मुझे मना किया गया कि आपको प्रस्तुति नहीं देनी है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार इतना काम कर रही है और वहीं दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आप मंच से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए। उसकी गलती क्या है कि वो अपनी प्रस्तुति दे रही है और भरे मंच पे मुझे रोका गया, भरे मंच से मुझे टोका गया। और भावना ग्रोवर ने और जो आयोजक थे उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अपने शब्दों से अपमानित किया, मेरी लैंगिकता को अपमानित किया, मुझे बहुत गंदे शब्दों से, यहाँ तक कि मुझसे कहा कि इतना मेरा 1.5 घंटा खा गई, अगर तेरी जगह कोई और होती तो चप्पल से मारते। क्यों मारेंगे मुझे चप्पल से? और नरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, सवाल तो उठ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से जो बर्ताव किया गया, बिहेव किया गया, और वो व्यक्ति जब ट्रांसजेंडर है, आरोप गंभीर है, और जिस तरीके से ट्रांसजेंडर ने बताया कि जो उनके साथ हुआ है बड़ा ही कड़वा अनुभव उनका रहा है, और क्या सामने आ पाया है? नरेंद्र, मेला हो रहा है नौचंदी का मेला, ये हर साल होता है और ये प्रांतीय मेला है, और किसी भी सांस्कृतिक मंच पर किसी भी कलाकार का जाति, धर्म और लिंग नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ। देविका देवेंद्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत नामचीन कलाकार हैं, कथक प्रस्तुत करती हैं और अपनी प्रस्तुति का कोई पैसा भी नहीं लेती। ये यहाँ पर आई थी, बाकायदा इनको जो आयोजक हैं उन्होंने आमंत्रित किया था। राज्य सरकार में कई सारे कार्यक्रम इनके लगते रहते हैं, बावजूद इसके इनको यहाँ पर
जो सुभारती विश्वविद्यालय के डॉक्टर भावना ग्रोवर और पिंटू मिश्रा हैं, उनके द्वारा मंच पर ही अपमानित किया गया। बीच कार्यक्रम में उनको रोका गया और उनसे कहा गया कि आप नीचे उतरिए। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उनको उनकी लिंग को लेकर, उनके सेक्स को लेकर तमाम तरह के आपत्तिजनक शब्द कहे गए, उनको मारने तक की धमकी दी गई। तो इतना अपमान होने के बाद जो देविका हैं वो मंच से उतर आई रोते हुए, और बाद में कई घंटे तक इस तरह का ये जो पूरा प्रकरण है, हंगामा है, ये सब चलता रहा। एक अपमान हुआ एक बड़े कलाकार का, और वो भी एक ऐतिहासिक मंच पर। ये वाकई मेरठ के लिए शर्म की बात है, और मेरठ के अधिकारियों ने इसके लिए देविका से माफी भी मांगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया, उसमें डॉक्टर भावना ग्रोवर और पिंटू मिश्रा, जिनका कार्यक्रम उनके कार्यक्रम के बाद होना था, वो शामिल है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? तो अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है, और पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। जो कलाकार हैं देविका, वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। वो लखनऊ के लिए बिल्कुल कलाकार तो देखिए, कलाकार होता है वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लैंगिकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो ये वाकई शर्मसार करने वाला। और आप सोचिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जब भरे मंच पर उसके साथ इस तरह का बिहेवियर हुआ, इस तरह का अपमान हुआ। आप बता रहे हैं कोई कार्रवाई भी अभी तक पुलिस ने ऐसा नहीं किया, ना ही इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया गया। नरेंद्र, देखिए, जिला प्रशासन और नगर निगम मिलकर इस नौचंदी मेले का आयोजन करा रहे हैं। वो इस पूरे मामले में सब करता धरता है, तो निश्चित तौर पर किसी भी कलाकार का जो सम्मान है वो बनाए रखा जाए, और इसके लिए जो भी लोग आरोपी हैं, जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे नगर निगम के लोग हों, और चाहे वो किसी निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पिंटू मिश्रा या फिर भावना ग्रोवर ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात अलग है कि अधिकारियों ने रात में जो कलाकार देविका हैं उनको मनाया, और उसके बाद वो मान भी गई, और उन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी। बाद में उनसे बातचीत, चलिए बाद में अपमान जिस तरीके से किया गया और उसके बाद सम्मान किया गया, पुरस्कार दिया गया, ये तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप बीती हुई वो वाकई में काफी अपमानित उन्होंने महसूस किया। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। मेरठ में गांजा तस्कर गैंग के 4 तस्करों को गिरफ्तारी हुई। तस्करों से 124 किलो गांजा बरामद हुआ है। ट्रक से उड़ीसा गांजा लेकर आ रहे थे। पकड़े गए गांजे की कीमत 75 लाख से ज्यादा है, और इसको मेरठ और आसपास के जिलों में खपाना था। मवाना पुलिस और एनटीएफ मेरठ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ट्रक से उड़ीसा लेकर आ रहे थे गांजा। इस मामले में अब तक 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। 75 लाख से ज्यादा का जो गांजा है वो मौके से बरामद किया गया है। मेरठ और उसके आसपास के जिलों में इसको सप्लाई किया जाना था। शोएब जुड़ चुके हैं। शोएब, ये बड़ी कार्रवाई है मवाना पुलिस और एनटीएफ मेरठ की। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो गांजा तस्कर है काफी लंबे समय से इस तरह की तस्करी कर रहे थे। ये ट्रक के माध्यम से जो है ये उड़ीसा जाते थे। उड़ीसा के जो इलाके थे, जो जंगल थे और उसके आसपास जो देहात के इलाके थे, वहां से गांजा इकट्ठा करते थे और इस खेत को मेरठ और उसके आसपास के जिलों में पहुंचाया करते थे। ये जो है अपने ट्रक से जो ये पूरा जो गैंग था, ये इसी तरह से गांजा लेकर लौट रहा था। उस दौरान जो मेरठ की मवाना पुलिस है और एनटीएफ की मेरठ जो यूनिट है, इसको ये सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने ट्रक की घेराबंदी करी, तो जिसके बाद तस्करों को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रक ड्राइवर था और जो हेल्पर था, वो तो ट्रक से जो है गांजा को जो है वो मेरठ ला रहा था, लेकिन जो इसको सप्लाई करने वाले इसके सरगना थे दूसरे, वो वहीं पर ही ट्रक के पास जो है दूसरी एक सफेद रंग की आइटम कार थी, उसमें बैठे थे, जो इस ट्रक को डायरेक्शन दे रहे थे। अब इस पूरे गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इनके पास से 124 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 75 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। और नशे की और भी सामग्री है जो बरामद हुई है इनसे। फिलहाल पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है, 4 आरोपियों को। पुलिस का कहना है इस गैंग के और कितने सदस्य। बहुत धन्यवाद शोएब आपका जानकारी देने के लिए। तो 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में 124 किलो गांजा और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। बदायूं के दातागंज में एक प्रेम कहानी और धोखे की कहानी ने एक पति की जान ले ली। शादी के 18वें दिन ही पत्नी हिमांशी ने ससुराल वालों को नशा देकर अपने प्रेमी संग घर से नकदी जेवर समेत लिए और वो फरार हो गई। पति रमेश को जैसे ही खबर मिली वो अंदर से टूट गया। उसने ना कुछ खाया, ना सोया, ना घर लौटा। पत्नी के धोखे और ससुराल वालों की धमकियों ने उसको भीतर तक
जला दिया। 7वें दिन उसकी लाश मिली। मां न्याय के लिए भटक रही है, भीख मांग रही है, पर कानून चुप है। ये सिर्फ मौत नहीं, एक सिसकती हुई व्यवस्था की हार भी है। घटना इसकी बीवी चली गई थी सर, और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद उसकी बीवी चली गई, तब से उसने अपने ससुराल फोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत धमकियां दी सर, और धमकियां देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा भी किया गया। उसके धमकी से साफ डर गया जाता। क्या धमकियां देते थे वो ये बोले कि है तो हमारी लड़की लाके दो, वरना हम तुम्हारे लिए उल्टा बंद करा देंगे। पुलिस ने कोई साफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमारे यहाँ मौका मुआयना करने के बाद कोई कार्रवाई ही नहीं की। बेटे साथ जाए भाई, रोटी ना खाए और बीवी चली गई, बच्चा करने लगा, हमारा खत्म हो गया। पत्नी जाने के कितने दिन तक रोटी नहीं खाई थी? पत्नी के घर नहीं, वो पंजाब से आया तो रोटी नहीं खाई। शादी कितने दिन पहले हुई थी? मैंने पुलिस को दरखास्त लगाई तो पुलिस ने जाकर तुम भी इनको ढूंढ खिलाओ, तब भी हम पकड़ा रिकवरी करेंगे। अच्छा, वो जब चली गई लड़की, उसके घर वालों से वहाँ ससुराल में मायके में पता करा था? हाँ, मैं तुम्हारे जा बोले तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी, और तुम इसको ला के दो, तो कुछ चाह रहे हो क्या बात? अच्छा, वो लोग क्या धमकियाँ दे रहे थे आपको? तो लड़का क्या खौफ में रह रहा था या फिर भूख के कारण रोटी नहीं? तो ये घटना भी ऐसी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पत्नी अपने प्रेमी के संग फरार हो गई, पति ने पत्नी वियोग में दम तोड़ दिया। विपिन यादव जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा? 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, क्या हुआ इस युवक के साथ? इस तरीके से आप और हम लोग परिवार को सुन रहे थे कि पूरा मामला दातागंज सबसे का ही है। यहाँ एक 22 वर्षीय रमेश नाम का युवक है कि 22 अप्रैल को शादी हुई है, और उसके बाद में 2 महीने बाद उसकी पत्नी ने इन लोगों को नशा सब लोगों को खाने में दे दिया, और वो सभी सामान लेके अपनी प्रेमी से चली गई। तो उल्टा जो है, जो लड़की के जो परिजन थे, यानी कि माता पिता थे, उन्होंने रमेश को धमकाना शुरू कर दिया। उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगे कि आपसे हम लोगों को बेटी चाहिए, आप लोग हमारी बेटी को कहीं छुपा दिए हो, कहीं से लेके आओ। हालांकि इसकी पुलिस ने भी जाके गुहार लगाई, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस का कोई सुनवाई नहीं की, और उसके बाद में इस लड़की को नहीं ढूंढा और ना ही किसी तरीके से इसको पता करा। इसके चलते हुए ये खौफ ज्यादा था, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान था ये युवक। और उसके बाद में जो है इसके परिजन जो कह रहे हैं कि पत्नी के वियोग में इसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। तो ये सिर्फ लकीली व्यवस्था जो कहा जा सकता है। जानकारी देने के लिए। मथुरा में बारिश के दौरान छत पर भरा पानी निकालने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति को सीपीआर दिया गया। परिजनों ने छत पर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। बलराम सिंह की बिजली गिरने से मौत हो गई। कृष्णानगर चौकी क्षेत्र के डेविल नगर का ये मामला है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पहले तो व्यक्ति को सीपीआर दिया गया, उसकी जान बचाने की कोशिश की। परिजन सीएचसी तक लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। बलराम सिंह की बिजली गिरने से मौत हो गई है। बहराइच में माफिया गब्बर सिंह पर एक और मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश में टॉप 50 लिस्ट में इसका नाम शुमार है। माफिया का नाम सार्वजनिक मार्ग बंद करना और जबरन वसूली पर इस पर एफआईआर दर्ज है। वीरेंद्र विक्रम सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोतवाली देहात में मामले को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की लिस्ट में टॉप 50 में इसका नाम है। इस पर कई गंभीर आरोप है। सार्वजनिक मार्ग बंद करना, कई ऐसे आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। वीरेंद्र विक्रम सिंह की तहरीर पर अब इसके खिलाफ ये जो नया मामला है वो दर्ज हुआ है। कोतवाली देहात में इस मामले को लेकर तहरीर दी गई है। जबरन वसूली करने पर जो एफआईआर है वो लिखी गई है। बहराइच का ये मामला है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में अपना मामला दर्ज करवाया है। इस पर कई ऐसे मामले हैं जो दर्ज है पहले से ही।
रिक्वेस्ट किया कि ये रास्ता हमको हमारा रास्ता है, तो इन्होंने कहा कि रास्ते के बदले में आप हमको 1/3 ज़मीन दे दीजिए, वरना हम रास्ता नहीं देंगे। हमने कहा मैं ज़मीन नहीं दे पाऊंगा, तो इन्होंने एक बाउंड्री वाल 3 फुट की उठा दी रास्ते पे, जबकि वहाँ पे न इनकी कोई ज़मीन है। जो ज़मीन दिया वो बेच दिया, और पैतृक ज़मीन इसराइल की थी। इसराइल ने स्वयं रास्ता छोड़ा था। इसराइल ने कहा था कि ये रास्ता ठाकुर साहब आपके प्लाट तक गया है, उसके बाद कोई इनकी ज़मीन नहीं है। उसके बाद 1 लाख रुपए भी इन्होंने हमसे लिया, उसके बाद जेल चले गए। उसके बाद जब निकले 10 तारीख को कचहरी में मिले, फिर मैंने इनसे कहा कि रास्ता के लिए आपने कहा था, तो हमने डरवाया धमकाया कि अब रास्ते की बात न करो, वरना जो मैं पहले कहे थे 1/3 वो ज़मीन दे दो या पैसा दे दो, वरना तुमको मैं जान से मार दूंगा। इसलिए मेरा परिवार बहुत सहमा है, डरा हुआ है। सैयद जुड़ गए हैं बहराइच से। सैयद, जबरन वसूली करने पर एफआईआर दर्ज हुआ है इस व्यक्ति के खिलाफ, गब्बर सिंह के खिलाफ। क्या है पूरा मामला? मैं बता दूं, यूपी की टॉप 50 लिस्ट में शामिल गब्बर सिंह के ऊपर देहात कोतवाली में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ये विक्रम सिंह जो देहात कोतवाली क्षेत्र के रायपुर राजा के निवासी, उन्होंने दर्ज कराई है। उन्हें कहना है कि जबरिया इन्होंने उनके रास्ते को बंद कर दिया और अवैध वसूली की और जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर कि ये पुलिस के पास पहुंचे और इन्होंने एप्लीकेशन दी, जिसके बाद पुलिस ने गब्बर सिंह के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इनके ऊपर कई गंभीर धाराएं लगाई, जिसमें 308, 5, 351, 3 बार 285 BNS के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो वीरेंद्र विक्रम सिंह है, उनका कहना है कि जो है ये जो कुख्यात अपराधी है गब्बर सिंह, इसके पर एफआईआर दर्ज कराई है। अब इसकी जमानत हो चुकी है, गुले में घूम रहा है, ऐसे में उसकी जान का भी खतरा बना हुआ है। जी शुक्रिया आपका। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे फोक भारत के मंच पर दीप जल